Hello my dear students, welcome back with another video of class 9, chapter number 5, Introduction to Euclid Geometry. अब इस चैप्टर में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री क्या है, कैसे है, कहाँ से इस वर्ड का डेवलपमेंट हुआ, कैसे ये चीज़ आई। तो सबसे पहले ज्योमेट्री जो है कि जो हम लोग क्या करते हैं, एशियन टाइम में जो लोग होते थे उन्होंने इस वर्ड को बनाया कि ज्योमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड है, यानी दो वर्ड से मिलकर बना है जिसका मतलब है जियोमेट्री, जियो एंड मैट्रिक। जियो का मतलब अर्थ एंड मैट्रिक का मतलब मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है हमारे पास मेजरमेंट, यानी कि वर्ड क्या है कि किसी भी लैंड या किसी भी अर्थ को उसकी मेजरमेंट करने के लिए इस वर्ड को डेवलप किया गया जिसका नाम था जियोमेट्री। अब जो जियोमेट्री वर्ड है ये आप देखेंगे कैसे जो पुराने एशियन टाइम में जो लोग होते थे, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं इजिप्ट, आपने देखा होगा इजिप्ट है, बाबिलोन्स है, इंडिया है, चाइना है। आज से कई करोड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी क्या होता था कि वहाँ पे ज्योमेट्री का वर्क होता था, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाता था, कैसे बोला जाता था, वो नहीं पता था। आप देखे होंगे कि जो इजिप्ट है, इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स बने हुए हैं, है ना। बड़े बड़े पिरामिड्स को कैसे बनाया जाता है, उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम, फॉर्मूला, एरिया उनको सब पता होता था पहले, लेकिन क्या होता था कि उनको पता नहीं था कि वो कैसे होता है। तो अब इसमें क्या होता था कि जो लोग नाइल नदी के आसपास जो रहते थे, उनके पास जो फार्मर्स होते थे, नाइल नदी के आसपास फार्मर्स रहते थे, वो अपने लैंड्स पे क्या करते थे, बाउंड्रीज बनाकर रखते थे। तो जब नाइल नदी में बाढ़ आती थी तो बाढ़ आने के पे क्या होता था, वो जो बाउंड्रीज वो लोग बना के रखते थे वो टूट जाती थी। किसी की थोड़ी सी टूट गई, किसी की ज़्यादा जो बाउंड्रीज होती है वो ढह जाती है, तो किसी का थोड़ा सा पार्ट ढह जाता है। तो क्या होता था कि फिर उन लोगों को क्या करना होता है, अपने जो लैंड्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में बांटना था। तो उस इक्वल पार्ट्स में बांटने के लिए वहां से इस टेक्निक को डेवलप किया गया जिसका नाम था जियोमेट्री, यानी कि मेजरमेंट ऑफ अ लैंड, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्री। यानी कि जहां पर हम लैंड की मेजरमेंट करते हैं या अर्थ की मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज के लिए मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्री। क्लियर। अब देखिए जो आपने देखा होगा इजिप्ट आपने देखी है, अब ये जो ज्योमेट्री का जो वर्क है वो बहुत पहले से ही पढ़ा जाता था, बहुत पहले से भी। बिफोर क्राइस्ट हम बात करते हैं 500 या 700 BC के आसपास अगर हम बात करें तो इजिप्ट देख लीजिए, इजिप्ट है, इंडिया है, चाइना है, बाबिलोन है, इन सब में ज्योमेट्री पढ़ी जाती थी। पर क्या होता था कि किसी को पता नहीं होता था कि कैसे इसको डेवलप किया जाता है या कैसे इसको बनाया जाता है। आपने देखा होगा पिरामिड्स आपने देखे होंगे, इजिप्ट में जो बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, तो पहले के लोगों को पिरामिड्स बनाना आता था अच्छी तरीके टेक्निक से कि उसका सरफेस कैसे लेना है, वो रेक्टेंगुलर है, उसका एरिया कैसे निकलेगा, या उसको ट्राइंगल में रखना है, किस तरीके से। तो ये लोग आपने देखा होगा। हमारे जो इंडियन टाइम में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आप लोगों ने देखा होगा जो प्राचीन टाइम में अब आप ये देखिए कि अभी जो महाभारत उसमें रामायण जो चल रही है, तो रामायण में आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते हैं वो यज्ञ करते हैं हवन करने के लिए। तो उन्होंने देखा होगा कितने सटीक तरीके से वो एक हवन की जो कुंड होता है उसको बना के रखते हैं। पहले एक बड़ा सा स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेंगे, फिर उसके ऊपर एक सर्कुलर पाथ बना लेंगे, फिर उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बना, मतलब आप ये देखिए कि जो पहले के टाइम में भी लोग थे उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लेकिन क्या होता था, उनको पता था कि कैसे किस चीज़ को बनाना है। अब इसी में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा आजकल टीवी में भी ऐड आते हैं श्री यंत्र, देखा है श्री यंत्र। तो श्री यंत्र में अगर आप ध्यान से देखें तो श्री यंत्र के अंदर टोटल 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि पहले के लोगों को ट्राइंगल का भी ज्ञान था कि ट्राइंगल कैसे होता है, स्क्वायर कैसे होता है, रेक्टेंगल कैसे होता है ना। उनको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी पता था कि कैसे निकाला जाता है, बट उनको क्या था, इन चीजों का नाम नहीं पता था कि इन चीजों को बोलते क्या है, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं या इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं या इसको हम स्क्वायर बोलते हैं या पिरामिड बोलते हैं। उन लोगों को इसकी टेक्निक तो पता थी कि कैसे क्या की जाती है, बट उनको इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता था। फिर इसके बाद हमारे ग्रीक मैथमेटिशियन आए थेल्स के बारे में जानते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने क्या करा कि जो नॉलेज थी उसको देखा और थेल्स ने सबसे पहला प्रूफ दिया। थेल्स ने क्या सबसे पहला प्रूफ दिया कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है वो इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला प्रूफ है। ये मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला प्रूफ है जो थेल्स ने दिया था कि एक सर्कल का जो डायमीटर होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फिर उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस आए, जैसे पाइथागोरस आए, पाइथागोरस थ्योरम दी,
है ना, इन चीज़ों के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं एक टीचर थे मैथ्स के जिनका नाम था यूक्लिड। क्या नाम था उनका? यूक्लिड। तो यूक्लिड ने इन चीज़ों को देखा, समझा कि क्या चीज़ होती है। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स जो टीचर्स थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट मैथमेटिशियंस ने किए, जो भी थी, उन्होंने जो चीज़ बनाई, सर्कल के लिए लेकर, ट्राइंगल को लेकर, जो भी नॉलेज थी, जो भी इन्होंने नॉलेज थी, उसको कलेक्ट किया। और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने एक बुक बनाई। उस बुक उन्होंने एक बुक बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा एलिमेंट। उस बुक का नाम रखा एलिमेंट। और इस एलिमेंट बुक में टोटल कितने चैप्टर्स रखे इन्होंने? 13 चैप्टर। और ईच चैप्टर का जो नेम था, नेम ऑफ ईच चैप्टर इज बुक। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक एलिमेंट के अंदर टोटल कितनी बुक्स थी? 13 बुक्स। अब ये 13 बुक्स जो थी, इन 13 बुक्स में क्या करा था यूक्लिड ने? तो यूक्लिड ने इन 13 बुक्स के अंदर जितनी भी उनके पास कलेक्टिव नॉलेज थी, जितने भी प्रूफ्स थे, जितनी भी चीजें बताई गई थी, उन्होंने इन सबको इन 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है। और इन 13 चैप्टर को कंबाइन करने के बाद उस बुक को एक नाम दिया जिसका नाम रखा उन्होंने एलिमेंट। यानी कि इस एलिमेंट के अंदर, यानी कि इस बुक के अंदर टोटल कितनी बुक्स हो गई? 13। अब उन 13 बुक्स के अंदर उन्होंने क्या चीज बताई? बहुत सारी चीजें बताई, जैसे सॉलिड क्या होता है, सरफेस क्या होता है, पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, हर एक चीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब एक्सप्लेन करते वक्त उन्होंने क्या देखा कि जैसे देखिए मान लीजिए सॉलिड है। अब हम किसी सॉलिड को अगर बनाएं, सपोज मैंने कोई सॉलिड बनाया, ये कोई 3D शेप का मैंने सॉलिड बनाया, तो उन्होंने बताया इसका जो सबसे आउटर पार्ट होगा, यानी कि अगर इस फिगर से कहीं से भी देखा जाए तो इसका जो आउटर पार्ट होता है, उस आउटर पार्ट को हम बोलते हैं सरफेस। इस सरफेस का जो आउटर पार्ट होगा उसे हम बोलेंगे लाइन। और इस लाइन का जो एंड पार्ट होगा वो होते हैं पॉइंट, यानी कि जो एंड पार्ट है ये वाले। क्लियर? अब ये होती है हमारे पास 3 डायमेंशन फिगर, सरफेस होती है हमारे पास 1 डायमेंशन फिगर, ये होती है 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, और इसकी क्या है? कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। यानी कि 3D शेप है। सॉलिड जो होता है हमारे वो 3D शेप में आते हैं। अगर हम उसको सिंपल देखें जैसे सरफेस, हमने किसी चीज को बोला सरफेस। अब अगर हम सरफेस की बात करें तो ये भी क्या है, जो हमने बोर्ड लिया हुआ है, ये भी क्या है? एक सरफेस है। इस सरफेस का एंड अगर हम देखें या स्टार्टिंग अगर हम यहाँ देखें या इस साइड को देखें तो ये क्या है? इस सरफेस का एंड क्या हो जाएगा? लाइन। उसके बाद ये लाइन जहां पॉइंटर पे खत्म हो रही है उनको क्या बोलेंगे? इस एंड वाले पार्ट को पॉइंट। तो उन्होंने इन सारी चीजों को एक बुक, यानी कि एक एक चैप्टर में उन्होंने इसको कन्वर्ट किया, यानी कि जितनी भी कलेक्टिव नॉलेज थी उन्होंने इन सबको ऐड किया। अब इसी में हमारे पास सपोज कीजिए एक यूक्लिड ने एक सबसे अच्छी बात, एक पॉइंट, एक बताता हूं मैं आपको। एक चीज लिखी थी यूक्लिड ने अपनी बुक में, लिखा था कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। A point which has no part। मतलब अब देखिए इसको समझने के लिए क्या है, एक पॉइंट जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। यानी कि अगर हम सिंपल बात करें कि सपोज करो कि मैंने यहाँ एक ये लाइन डिवाइड कर ली और मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन जो है वो इस सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करती है, तो आपने बोला 2 पार्ट में, ये अपर पार्ट और ये डाउन पार्ट। ठीक है। इसी तरीके से जैसे हमने बोला कि एक सर्कल है, सर्कल को डायमीटर कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये पॉइंट, अब आप बताइए कि ये पॉइंट जो है इस पूरी सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? पता नहीं सर, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। चलिए इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये सर्कल और ये हो गया पॉइंट, तो ये पॉइंट इस सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे? हमें कुछ नहीं पता। यानी कि तो इन्होंने क्या बोला कि जो पॉइंट होता है, अ पॉइंट इज व्हिच हैज नो पार्ट, यानी कि पॉइंट जो है एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो किसी भी सरफेस को या किसी भी चीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है। क्लियर? फिर उन्होंने बताया अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। जो लाइन होती है, यानी कि जो लाइन होती है वो एक ब्रेथलेस लेंथ होती है, यानी कि इसकी हमें नहीं पता होती है कहाँ कितनी लेंथ पे खत्म हो सकती है। यानी कि ब्रेथलेस कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी छोटी हो सकती है।
ठीक है, तो ब्रेथ होती है, छोटी से छोटी भी उसकी ब्रेथ होती है, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कितनी भी हो सकती है। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद यूक्लिड ने कुछ स्टेटमेंट्स दी। यूक्लिड ने जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ थे, जिनको हमने सिर्फ ये देखा है कि हम ये कह सकते हैं, यानी कि जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सूरज पूरब से निकलता है, तो हाँ जी वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो पूरब से ही निकल सकता है। यानी कि ऐसी चीजें उन्होंने एक्सेप्ट करी कि जिनको हम प्रूव कर ही नहीं सकते, है ना, जो सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो जो हम प्रूव नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनको उन्होंने बोला एक्सियम। क्या बोला? एक्सियम। यानी कि एक्सियम क्या चीज है? एक्सियम एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर दूसरी चीज हमने यूज करी उसमें, दूसरी चीज हमारे पास उन्होंने बताई पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या होती है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टुलेट। पोस्टुलेट क्या है? पोस्टुलेट इज आल्सो अ एक्सियम। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो एक्सियम होती है ये यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज की जाती है, और ये जो पोस्टुलेट होती है ये ज्योमेट्री के लिए यूज की जाती है। यानी कि पोस्टुलेट जो है वो ज्योमेट्री को डिफाइन करती है, ठीक है, ये भी एक एक्सियम ही होती है, और एक्सियम जो है वो एक हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। क्लियर? अब हम इसमें बात करते हैं एक्सियम्स के बारे में। तो यूक्लिड ने हमारे टोटल 7 जो है एक्सियम्स दिए थे, और 5 जो है वो पोस्टुलेट्स गिवन दिए थे। 7 एक्सियम्स और 5 पोस्टुलेट्स। अब 7 एक्सियम्स जो है वो हम बहुत इजीली इसको पढ़ेंगे और बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक्सियम्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एक्सियम्स? तो एक्सियम्स क्या है हमारे इंग्लिश में? एक्सियम्स, तो एक्सियम नंबर 1 ये कहती है कि यूक्लिड ने ये बताया कि जो थिंग्स विच आर इक्वल थिंग्स गिवन है हमारे पास, यूक्लिड ने बताया था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ये फर्स्ट हमारे पास था, थिंग्स विच आर equal to the same thing are equal to one another. First, second उन्होंने बताई if equals are added to equals the whole are equal. If equal are added to equal, the whole are equal. ये सेकंड हो गई। थर्ड उन्होंने बताया if equal are subtracted to equal the whole are equal. थर्ड में ये था if equal are subtracted to equals the whole are इक्वल। ठीक है, थर्ड के बाद इन्होंने बताया फोर्थ थी थिंग्स विच आर कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसके बाद फिफ्थ इन्होंने बताया था होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। उसके बाद सिक्स पार्ट इन्होंने बताया थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम things are equal to one another. And last seventh exam इन्होंने बताया things which are halves
half of the same things are equal to one another. क्लियर। अब देखिए इसमें जो ये एक्सियम्स दिए हैं कुछ को तो हम कंबाइन यानी कि एक ही एग्जांपल से समझ सकते हैं और जो कुछ है इसमें से उनको हम कलेक्टिवली यानी कि अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो देखिए अब जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला इसमें गिवन दिया हुआ है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए इसको एक तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास गिवन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया जो है वो 4 मीटर स्क्वायर है। इसी तरीके से ट्रायंगल का एरिया भी 4 मीटर स्क्वायर है और इस रेक्टेंगल का एरिया भी कितना 4 मीटर स्क्वायर। अब हमसे ये कहा गया है कि अगर ये स्क्वायर जो है वो इस ट्रायंगल के इक्वल है और ये ट्रायंगल जो है वो इस रेक्टेंगल के इक्वल है, तो सीधी सी बात है ये स्क्वायर जो होगा वो भी किसके इक्वल होगा, इस रेक्टेंगल के इक्वल होगा। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आती है थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये और ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सियम कंप्लीट होती है। क्लियर। अब देखिए इसकी अब जो हम कलेक्टिव एक साथ पढ़ेंगे तो एक साथ एक एग्जांपल से जो हम समझ सकते हैं वो है सेकेंड एक्सियम, थर्ड एक्सियम, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये 4 एक्सियम हम एक साथ समझेंगे। जैसे फर्स्ट गिवन है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। क्लियर। सेकंड इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। इसी तरीके से अब सपोज कीजिए कि अब हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली 3 इज इक्वल टू 3 है ना। भाई ये इक्वल का साइन कब लगाते हैं, जब दोनों ही चीजें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमने यहाँ लिया फर्स्ट इसके लिए इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो हमने लिया 3 इज इक्वल टू 3, दोनों 3 इक्वल है। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे +1 कर देता हूं और यहाँ पे +1 किया तो ये कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 4। यानी कि हमें क्या करना है, दोनों तरफ अगर हम इक्वल ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी कैसा होगा, इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ बोला इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड टू द इक्वल्स देन होल आर इक्वल। अब सपोज करो कि अगर मैं यहाँ से माइनस कर लूं है ना, मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पे -2 करा और यहाँ पे -2 करा तो ये भी 1 और ये भी 1। तो हमें क्या करना है, इक्वल अगर माइनस करेंगे तो भी इक्वल आंसर आएगा, इक्वल ऐड करेंगे तो भी इक्वल आएगा। ठीक है। लास्ट इसमें क्या है, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब सपोज कीजिए कि मैं इसको डबल कर दूं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका तो 3 2 6 और ये भी कितना हो गया 3 2 6। तो यानी कि अगर मैं डबल भी करता हूं तो भी थिंग्स कैसी हो जाएंगी, इसकी इक्वल हो जाएंगी। लास्ट थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब अगर मैं इसमें हाफ करूं, सपोज कीजिए हाफ करना है हमें, हमारे पास यहाँ है 4 इज इक्वल टू 4, मैंने इसको डिवाइड करा 2 से तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 2। यानी कि अगर हम इक्वल उसको हाफ डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पे हाफ से डिवाइड करें यहाँ भी हाफ से डिवाइड करें, इक्वल चीज को अगर हम इक्वल से डिवाइड करते हैं तो उसके आंसर्स भी कैसे आते हैं, इक्वल हमारे पास आते हैं। क्लियर। चलिए अब ये चारों होने के बाद अब हमारे पास आता है थिंग्स व्हिच आर कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब ये जब कंसाइड्स की हम बात करें, अब कंसाइड का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए मेरे पास कोई ये 2 बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास ये 2 बुक्स हैं RS अग्रवाल है ना, सेम। अब ये जो सॉलिड फिगर है, अगर ये फिगर और इसके ऊपर अगर रख दी जाए तो सेम इसके कैसी है, इसके साइज में, ब्रेथ में, इक्वल में, यानी कि हर तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह कवर कर रही है। यानी कि ऐसे सॉलिड्स जो एक दूसरी फिगर्स को कंप्लीटली फिगर यानी कंप्लीटली क्या करते हैं, कवर अप कर देते हैं। तो ऐसे कवर अप करने वाली फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कंसाइड्स। यानी कि तो हमने बोला कि द थिंग्स व्हिच आर कंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि आप ये भी देख सकते हैं आपकी 9th की एनसीईआरटी जो है मैथ्स की, 10th की एनसीईआरटी जो है मैथ्स की, वो एक दूसरे को बिल्कुल प्रॉपर्ली कवर कर देती है। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो आपको प्रॉपर्ली कवर कर लेती है। या आप ये कह सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि ये मेरे पास मार्कर की कैप है, अब इस ये कैप और ये कैप क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर भी लगा सकते हैं, इसको कवर अप कर रही है और ये इस वाली दूसरी वाली को भी कवर अप कर रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, दोनों कंसाइड्स यानी कि इन दोनों को ये अच्छी तरह कवर अप कर सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। यस, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट।
अब यहाँ लिया है जो होल होता है वो एक पार्ट से ज्यादा बड़ा होता है। तो यस ऑब्वियसली सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2, कितना है 2, तो 2 को अगर हम डिफाइन करने लगे तो डिफाइन करने के लिए हम इसे इस तरीके से 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इसे 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो अब ये बड़ा होता है इससे, अगर हम इसका कंपैरिजन करें 2 क्या इक्वल होगा 1/2 के? नहीं, क्यों? ये बड़ी है डिजिट, अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब क्या, ये पार्ट जो है वो हमेशा एक होल से, यानी कि क्योंकि जो पार्ट होता है वो क्या है, एक होल का ही हिस्सा होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जो होल होता है वो ग्रेटर देन होता है किसी भी पार्ट का। क्लियर? आई होप आपको ये सारे की सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की। तो पोस्टुलेट जो है वो 5 पोस्टुलेट्स हमें गिवन दिए थे। अब ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो बहुत ही इजी है, इसमें सबसे जो टफ पड़ता है याद करने के लिए वो 5th पोस्टुलेट्स पड़ता है, जिसको हम एक्सरसाइज 5.2 में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे बहुत इजी तरीके से पढ़ने के लिए। तो मैं एक एक पोस्टुलेट लिखूंगा और एक एक पोस्टुलेट्स को हम उसको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? चलिए, जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। हम पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पोस्टुलेट्स में पोस्टुलेट नंबर 1 हमसे कहता है अ स्ट्रेट लाइन मे बी drawn from any one point to another point, any one point to another point। क्लियर? अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है P, तो हमने यहां से इसको ऐसे भी लाइन जा सकती है ना, इससे एक लाइन ये पास हो गई, एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है, एक लाइन ऐसे भी पास हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, इसमें भी हमने एक लाइन को ऐसे पास आउट करा दिया, एक लाइन को हमने ऐसे पास आउट करा दिया, एक लाइन को हमने ऐसे पास आउट करा लिया। अब अगर हम बात करें इधर से, यानी कि कोई लाइन अगर ऐसे निकल रही है तो ये क्या है, इस पॉइंट को कट करती हुई जा रही है ना। तो अब आप ये देखिए, क्या ये वाली लाइन इस Q वाले पॉइंट को पास आउट कर रही है? नहीं। क्या ये वाली लाइन भी कर रही है? नहीं कर रही है। सिर्फ हमने क्या देखा, ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है, हमने नाम ले लिया, सपोज करो L, M और N, ये लाइन हो गई, ये हो गई हमारे पास A, B एंड C लाइन हो गई, और इस लाइन को नाम दे दिया हमने Q। तो अब ये X नाम दे दिया हमने इसको। तो अब ये देखिए, ये जो लाइन X है, सिर्फ यही लाइन जो है इन दो डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच से, यानी कि इन दो डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच में एक यही वाली जो लाइन है वही आ सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी लाइन या कोई अदर लाइन इसमें से पास आउट नहीं कर सकती। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है, इसके अलावा इससे ज्यादा लाइन इसमें ड्रॉ नहीं की जा सकती। क्लियर? चलिए, इसके बाद हमारे पास अब सेकंड वाला जो पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट में कहा जाता है, सेकंड पॉइंट में बोल रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, यानी कि जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, कोई भी लाइन को हम उसको कहीं से भी कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या है, अ टर्मिनेटेड लाइन can be drawn, can be produced indefinitely। अब देखिए हम इसको कैसे बोलेंगे। सपोज कीजिए कि हमारे पास, अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो एग्जैक्ट पॉइंट के बीच में सिर्फ एक लाइन ही आ सकती है ना। अब इस लाइन को हम चाहें तो इधर से कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं
और इसे इधर से भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। या सपोज कीजिए कि हमने यहाँ 2 पॉइंट्स में ये 2 लाइन ऐसे बनाई और हमने इसको कितना भी एक्सटेंड कर दिया और इसको भी कितना एक्सटेंड कर दिया। तो अ टर्मिनेटेड लाइन यानी जहां 2 पॉइंट्स के बीच में अगर कोई लाइन है, अगर उसको हम कितने भी यानी किसी भी एंड तक उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इनफिनाइटली कहीं तक भी, जहां तक हमारी मर्जी है, जहां तक भी हमारा पेज है या कि कुछ भी चीजें है, तो हम एक लाइन यानी टर्मिनेटेड लाइन को हम कितना भी अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो कभी खत्म होगी भी नहीं। क्लियर। थर्ड अब आपसे कहता है, थर्ड वाला भी बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया है a circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn any center and any radius. यानी कि जो सर्कल है वो किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि ये इतना छोटा सा एक सेंटर है और मैं इसमें इतना छोटा सर्कल भी बना सकता हूँ, या मैंने कहा यही सेंटर है तो मैं इसमें इतना बड़ा सर्कल भी बना सकता हूँ, या इतना बड़ा सर्कल भी बना सकता हूँ, या फिर कहीं अलग लेकर के मैं इतना बड़ा सर्कल बना सकता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी सेंटर, यानी कि हम सर्कल बनाने के लिए कोई भी सेंटर ले सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी, और कितने भी रेडियस का हम उसको सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर, यानी किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है, एंड एनी रेडियस, और किसी भी रेडियस से, यानी कि आपके कंपास में जो सबसे छोटी मेजरमेंट होगी आप उतनी मेजरमेंट का भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं अ सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी किसी भी सेंटर से बनाया जा सकता है और किसी भी रेडियस का वो सर्कल हो सकता है। क्लियर। इसके बाद आता है पोस्टुलेट नंबर 4। तो पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोलता है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल सही। पोस्टुलेट नंबर 4 गिवन है ऑल दी राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक स्क्वायर गिवन दिया हुआ है, यहां पर एक कोई रेक्टेंगल गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो सारे यानी जितने भी 90 डिग्री वाले एंगल होंगे वो बिना कहे एक दूसरे के कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 और ये भी 90 है, यानी कि इनका अगर एक एक साइड अगर हम देखी जाए तो एक ही एंगल तो हमारे कैसे हो रहा है? इक्वल है। तो इसलिए बोलते हैं कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री पे। तो जितने भी 90 डिग्री एंगल होते हैं वो सारे के सारे हमारे कैसे होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं पोस्टुलेट नंबर 5। लास्ट पोस्टुलेट है पोस्टुलेट नंबर 5। बड़े ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट नंबर 5 में बोला है इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, इसको लिख लेते हैं, if the straight line falling on two straight line makes the interior angle, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angle, less than two right angle, less than two right angles, then the two straight lines, then the two straight lines if produced indefinitely meet on the that side
meet on the that side on which the sum of the angles is less than two right angles. देखिए अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बोले क्वेश्चन में गिवन है if the straight line falling on two straight lines, तो अब देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ये और एक स्ट्रेट लाइन हमने ले ली ऐसे, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, इसको नाम दे दिया एल, इसको नाम दे दिया एल। अब अगर इन पे एक और स्ट्रेट लाइन अगर फॉल कराई जाती है, ये एक और स्ट्रेट लाइन हमने इस पे फॉल कराई, इसको नाम दे दिया हमने एन। अब आधा क्वेश्चन हो गया, टू स्ट्रेट लाइन फॉलिंग होना, इफ द स्ट्रेट लाइन फॉलिंग होना टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमने दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करा दिया। उसके बाद जो इंटीरियर एंगल का सम है, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एंगल कैसे इंटीरियर है, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल भी कैसे इंटीरियर है, तो अभी हम इस साइड वाले एंगल की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल का अगर सम लेते हैं तो वो कैसा होता है कि लेस देन 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसा होगा, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जो इंटीरियर एंगल का सम होगा अगर वो लेस देन 180 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि अगर ये जो दो स्ट्रेट लाइन है अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए, आगे तक बढ़ाया जाए, तो ये उस वाली लाइन यानी कि दोनों लाइन जो लाइन है ये कौन से साइड मीट करेंगी, जिस साइड का सम लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी कि ये लाइन एक दूसरे को उस साइड में मीट आउट करती है जहां पे जिस वाली साइड का सम लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री का मतलब लेस देन टू राइट एंगल, जब टू राइट एंगल यानी 90 क्या होता है 180। तो सिंपल है कि ये लाइन जो है जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऐसी साइड में मिलेंगी जिस साइड का सम लेस देन टू राइट एंगल्स यानी कि लेस देन 180 डिग्री होता है। Here is the straight line falling on the straight line makes the interior angle on the same side of it taken together is less than two right angle, तो less than अगर two right angle है then तो ये जो दोनों स्ट्रेट लाइंस है जब इनको हम एक्सटेंड करते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो ये उस साइड पे मिलती हैं जिस साइड का सम क्या होगा लेस देन 180 डिग्री होगा। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी साइड का सम लेस देन 180 डिग्री ना होकर के अगर इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, जब दोनों साइड का सम कैसा है, इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों की दोनों लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल होंगी। अब इस वाली पोस्टुलेट को याद करने का जो तरीका है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे किसमें, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 में, जिससे हम इसको आसान तरीके से याद कर सकेंगे। फिलहाल आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी, अगर आपको इनमें कोई भी चीज में प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।